नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद, राजस्थान की राजनीति का सबसे दिलचस्प विश्लेषण मंच। और आज जिस मुद्दे पर हम यहां बात करने जा रहे हैं वो राजस्थान की राजनीति को लेते हुए बहुत ही अहम मुद्दा है। पर आप सभी से यही दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अगली बार भी मुख्यमंत्री बने रहने के लिए पूरी बिसात बिछा चुके हैं, और क्या ये पायलट के लिए, सचिन पायलट के लिए एक खतरा साबित हो सकती है। मंत्रिमंडल फेरबदल से क्या कुछ ऐसा हुआ जिससे लोगों को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या 2023 में भी मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी कोशिशें अभी से शुरू कर दी है। इस बात को पूरी तरह से समझना और जानने के लिए आज इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए। आपके साथ मैं हूं वरुण भंसाली। नमस्कार, और मैं हूं आपके साथ चेतना शर्मा। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो ये है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद किस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आगे भी मुख्यमंत्री बने रहें, इसकी पूरी बिसात बिछा रहे हैं। आपने पूरे विस्तार में देखा कि किस तरीके से सोनिया गांधी और राहुल गांधी की बातें मानी गई है, और पूरी तरह से मंत्रिमंडल विस्तार जो कि सब्जेक्ट होना चाहिए मुख्यमंत्री का, लेकिन फिर भी पूरी तरह से उसे आलाकमान के हाथों सौंप दिया गया और सब कुछ आलाकमान की मर्जी से किया गया। मसलन बहुत सारे मंत्रियों को आप ले सकते हैं जिनको देखकर समझकर आपको समझ में आ जाएगा कि इनका प्रमोशन होना या इनका मंत्रिमंडल में होना आलाकमान का डिसीजन होगा, अशोक गहलोत का नहीं। और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि मंत्रिमंडल का जो टालम टोली पहले चल रही थी वो अशोक गहलोत की वजह से चल रही थी, लेकिन अब जो तस्वीर साफ उभर कर सामने आई है उसमें ये साफ पता लग रहा है कि जो भी फेरबदल किए गए हैं, जो भी पद दिए गए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आलाकमान के ऑर्डर से ही संभव हुए हैं। देखिए, और अशोक गहलोत जो हैं वो कांग्रेस के बहुत पुराने नेता हैं। वो कांग्रेस की पूरी कार्यप्रणाली को ढंग से समझते जानते हैं, और क्योंकि अब इलेक्शन में महज 24 महीने या 2 साल रह गए हैं, तो वो उसी तरीके से अपना कदम फूंक फूंक के रख रहे हैं कि आलाकमान की नज़रों में अगर अच्छे बने रहेंगे, 10 जनपद यानी उस परिवार की नज़रों में अच्छे बने रहेंगे, तभी हमें आने वाले समय में वो मौका मिलेगा कि हम फिर से मुख्यमंत्री बन पाए। और वो कोशिश का सबसे पहला और सबसे बड़ा हिस्सा था ये मंत्रिमंडल फेरबदल। इस पूरे मंत्रिमंडल फेरबदल को ढंग से हम देखें तो ये एक समीकरण बैठाने की पूरी कोशिश थी कि कहीं ना कहीं पायलट को भी थोड़ी शिकस्त मिले और बहुत ज़्यादा आलाकमान की भी बात मानी जाए, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री गहलोत के भी बहुत सारे लोग एडजस्ट हो जाएं। इन तीनों का अमालगमेशन, इन तीनों का मिश्रण करके ये मंत्रिमंडल फेरबदल किया गया। इसका एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं मंत्री भंवर सिंह भाटी से। अब भंवर सिंह भाटी जो थे वो पहले उच्च शिक्षा मंत्री थे, और उच्च शिक्षा मंत्री से अब उन्हें, वो पहले स्टेट मिनिस्टर थे उच्च शिक्षा मंत्रालय के लिए, अब उन्हें प्रमोट करके ऊर्जा मंत्री बना दिया गया है। अब समझना यह होगा हमें कि ऊर्जा मंत्रालय बेहद अहम मंत्रालय है, और भंवर सिंह भाटी को प्रमोट करना पूरी तरह से आलाकमान का ही फैसला नजर आ रहा था, क्योंकि जो पहले ऊर्जा मंत्रालय में बैठे थे वो बहुत ज़्यादा करीबी थे वीडी कल्ला अशोक गहलोत के। उनको वहाँ से हटाना और इनको यहाँ पर लाना तो कहीं ना कहीं आलाकमान का ही ये फैसला रहा, और इस फैसले के पीछे भी बहुत सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। हालांकि भंवर सिंह भाटी की परफॉर्मेंस की बात करें तो तकरीबन 100 से ज़्यादा कॉलेजेस खुले हैं राजस्थान में, और कॉलेज का आंकड़ा भी 350 के पार पहुँचा है। तो उच्च शिक्षा में काम हुआ है, बालिका शिक्षा में काम हुआ है, लेकिन अब जो पूरी तरह से कवायद है वो किसानों को साधने की है। और भंवर सिंह भाटी का सबसे अहम काम इस वक्त यही रहेगा कि जो किसानों को 1000 रुपये की अगर बिजली में रिहाइश दे दी जाए या ऐसा कुछ किया जाए, तो वो काम सबसे पहले वो करेंगे, क्योंकि किसान अभी जो है वो सबसे ज़्यादा गुस्सा है कांग्रेस सरकार से। हालांकि जो देश में किसान आंदोलन चल रहा था उससे तो आगे बढ़कर कांग्रेस सरकार कहीं ना कहीं बैक कर रही थी,
लेकिन राजस्थान का किसान दबी जुबान से यही पूछ रहा था कि आप किस मुंह से किसान हितैषी बनते हैं, जबकि आपने जो किसानों का लोन वेवर का पूरा प्रॉमिस था वो निभाया ही नहीं। आपने कहा था 10 दिन में पूर्ण कर्ज माफी होगी, लेकिन आपने सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक का लोन माफ करके इतिश्री कर ली और बाकी का सब कुछ केंद्र सरकार पे डाल दिया गया और केंद्र सरकार को लगातार बुरा भला बोलकर इस बात को किसी भी तरीके से टाल दिया गया और लगातार टालते रहे। तो अब उन किसानों को साधने की कोशिश की जाएगी, उनको बिजली में थोड़ी सी कटौती कर और इसके लिए ये अहम रोल दिया गया है भंवर सिंह भाटी को। तो कहीं ना कहीं किसानों को साधना है और फिर दूसरे मंत्रालयों से रोजगार को भी साधना है। रोजगार के साथ साथ कहीं ना कहीं बालिकाओं को शिक्षा को लेकर भी बहुत कुछ करना है। तो इस तरीके से गहलोत ने एक एक करके सब कुछ करना शुरू किया। और कहीं ना कहीं इस पूरे मंत्रिमंडल को अगर हम करीब से देखें तो आपको ये भी पता लगेगा कि एक बहुत ही बढ़िया तरीके से जातिगत समीकरण को भी समन्वय किया गया है इसके अंदर। जाहिर तौर पर जातिगत समीकरण भी देखे गए हैं और जातिगत समीकरणों को भी हर तरीके से पाटने की कोशिश की गई है। अशोक गहलोत ने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश की है और अगर हम मंत्रिमंडल फेरबदल से थोड़ा सा पहले जाएं तो अशोक गहलोत अब जनता में भी जाना शुरू कर दिया है। कोरोना के बाद, सब कुछ होने के बाद या जोधपुर हारने के बाद उन्होंने बहुत कम कर दिया था जनता में जाना, लेकिन अब मतलब जब उनके बेटे जोधपुर हारे थे उसके बाद में, लेकिन अब वापस से जनता के बीच में जाना शुरू कर दिया है। जनता से उनके पेन पॉइंट्स पूछना शुरू कर दिया है, जिन मुद्दों से जनता को बहुत दुख होता था वो पूछना शुरू कर दिया है, उनके लिए सांत्वना देना शुरू कर दिया है। मसलन पिछले दिनों गोविंद सिंह डोटासरा के साथ में उन्होंने टीचर्स से पूछा था क्या तबादलों पर रिश्वत ली जाती है। इस तरीके से वो जनता के करीब आने की वापस कोशिश कर रहे हैं और लगभग ऐसा ही होता है हर बार जब इलेक्शन नज़दीक आने वाले होते हैं तब गहलोत और वसुंधरा दोनों एक्टिव होते हैं। तो गहलोत फिर से एक्टिव होना शुरू हो गए, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये एक्टिव होना सचिन पायलट के लिए मुश्किल साबित हो सकता है। जी बिल्कुल, पायलट ने तो अपनी जमीन पे तैयारी काफी पहले से शुरू कर दी थी विधानसभा चुनावों के लिए, लेकिन अब लगता है कि गहलोत अब जाकर जागे हैं मंत्रिमंडल विस्तार के बाद और अब उन्होंने विधानसभा चुनावों को देखते हुए काम करना शुरू तो कर दिया है। लेकिन क्या सचिन पायलट की लोकप्रियता उस पर भारी नहीं पड़ेगी? और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुरानी सोच के नेता हैं वो हमेशा, चाहे अशोक गहलोत हो या और भी कोई हो, ये सोचते हैं कि जनता तो हमेशा बाद में ही जागती है या जनता पुराना सब कुछ भूल जाती है। बट आज के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़माने में ऐसा नहीं होता। जनता कुछ नहीं भूलती और जनता खासकर सचिन पायलट और अशोक गहलोत को दोनों को नज़र में रखते हुए एक बात ज़रूर जानती है, समझती है कि सचिन पायलट शुरुआत से ही लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के साथ रह रहे हैं। कोरोना में जिस तरीके से उन्होंने हेल्प की, जिस तरीके से एक एक लोगों की ट्वीट पर हेल्प की, वो सारी चीज़ें लोग जान रहे हैं। कार्यकर्ताओं के बहुत करीब है सचिन पायलट। लगातार जो रैलियां सचिन पायलट की दिख रही थी, उसमें जो भीड़ आ रही थी, ट्विटर पे जो फॉलोइंग है, उस पर जिस तरह से कार्रवाई हो रही थी, सुबह घर पे जितने लोग आते हैं, इस तरीके से सचिन पायलट लगातार अपना कद बढ़ाते चले गए और गहलोत ने अब वो काम शुरू किया। हालांकि कई ऐसी बातें हो सकती कि मुख्यमंत्री होने की वजह से उनको उसका फायदा हो सकता है, पर फिर भी सवाल यही है कि क्या सचिन पायलट की लोकप्रियता को 2 साल पहले जनता के बीच में जाना शुरू करके अशोक गहलोत पाट सकते हैं, उनको हरा सकते हैं। और पायलट को अगर हम देखें तो उनको अब राजस्थान की राजनीति से बाहर का दारोमदार भी दिया जा रहा है। पर अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो हर कोई चाहेगा, देखिए कहीं ना कहीं गहलोत अपनी मंशा बार बार जाहिर कर चुके हैं कि वो बार बार मुख्यमंत्री पद पर बने रहना चाहते हैं। अगली बार वो कई बार ये अपने बयानों में बोल चुके हैं कि मैं ही दोबारा मुख्यमंत्री बनूंगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा हिंट है कि गहलोत अपने पद पर किसी न किसी तरीके से बने रहना चाहते हैं और पायलट को नहीं आने देना चाहते। और जाहिर तौर पर अगर ऐसा होता भी है तो वो आलाकमान की मर्जी से होगा, पर लोकप्रियता की मर्जी से नहीं, क्योंकि लोकप्रियता का पैमाना आज भी यही कहता है कि सचिन पायलट कई ज़्यादा लोकप्रिय हैं अशोक गहलोत से। और उनका साफ साफ ये जो बड़प्पन सामने आया है कि मंत्रिमंडल फेरबदल में उनके खुद के ना होने की वजह से भी वो बेहद सेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं,
बेहद उनके चेहरे पर जो है बहुत शांत भी सुकून, नजर आ रहे हैं। हाँ सुकून नजर आ रहा है। तो ये बड़प्पन बहुत कुछ कह के जाता है, जनता के दिल में, जनता के दिमाग में एक बहुत बड़ी जगह बना के जाता है। जनता को सब कुछ पता है कि जब उनको निकम्मा भी बोला गया था तब भी उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया था, हमेशा बड़प्पन दिखाया था, कभी भी सामने आकर कुछ उल जलूल बयान नहीं दिया उन्होंने, ना ही उन्होंने मंत्रिमंडल में उनको न लिए जाने को लेकर किसी भी किस्म की कोई भी नाराजगी जताई, ना ही उन्होंने कभी ये कहा कि मुझे कोई पद चाहिए। वो हमेशा अपने लोगों, अपने कार्यकर्ताओं की बात करते रहे। तो इससे कार्यकर्ताओं के मन में भी जगह बनती है, जनता के मन में भी जगह बनती है, और ओवरऑल पायलट की एक इमेज कहीं ना कहीं आलाकमान के मन में भी बन रही है, क्योंकि वो भी जान रही है, आलाकमान भी इस बात को जान रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़ के चले गए, जतिन प्रसाद छोड़ के चले गए, लेकिन कुछ ना मिलने की वजह से अगर कांग्रेस पार्टी के साथ कोई रहा, कांग्रेस पार्टी का हाथ किसी ने थामा रखा, तो वो सचिन पायलट है युवा नेताओं में, और वो हमेशा रहेगा। आपका क्या मानना है हमारे इस विश्लेषण पर? अपनी राय जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में, और ऐसे ही और विश्लेषण देखते रहिएगा राजस्थान संवाद पर। नमस्कार। अपने इंटरव्यू के जरिए लोगों को अपने और अपने काम के बारे में बताने से बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता। और वो इंटरव्यू अगर ऐसे चैनल पर हो जिसमें प्रदेश के 2,70,000 से भी ज्यादा लोग सब्सक्राइबर्स हो, तो आपकी आवाज को बुलंद होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ उसी इंटरव्यू को हम लाखों की रीच और 3 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स वाले राजस्थान संवाद के फेसबुक पेज पर भी प्रसारित करेंगे। इसके अलावा फेसबुक के कई ग्रुप्स के जरिए वो इंटरव्यू लगभग 50 लाख लोगों तक जाएगा। प्रोफेशनल न्यूज रूम और प्रोफेशनल एंकर के साथ स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो में लिया जाएगा आपका इंटरव्यू। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सैटेलाइट चैनल्स को टीवी पर देखना अब लोगों ने लगभग बंद कर दिया है, और उन्हें भी YouTube या Facebook पर ही देखा जा रहा है। तो इससे बेहतर क्यों ना आपका प्रचार एक डिजिटल चैनल पर ही हो, जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंच पाए, और जो सिर्फ आपके बारे में बात करे, किसी और मुद्दे के बारे में नहीं। तो राजनीतिक रूप से आपको छाना हो या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाना हो, करवाइए अपना इंटरव्यू और पहुंचाइए अपना नाम लाखों करोड़ों लोगों तक।